नमस्कार दोस्तों, आरबीबीपी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इससे पिछले वीडियो में हमने आपको समतल दर्पण द्वारा बनने वाली प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब तथा दर्पण समीकरण को सिद्ध करा दिया था, ठीक है ना। फिर मैंने कहा था कि आगे हम आपको अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। तो इस दर्पण वाले पोर्शन में इसके अलावा दर्पणों के उपयोग और हैं। तो जो उत्तल दर्पण है, मैं सभी दर्पणों के उपयोग साथ लिखा देते हैं, ऐसे नहीं कि उत्तल का अलग समतल का अलग है, सबका साथ लिखा देते हैं। आपने देखा था कि जो उत्तल दर्पण है वो सदैव वस्तु का आभासी प्रतिबिंब वस्तु से छोटा ही बनाता है। इस गुण के कारण इसका उपयोग वाहनों में पार्श्व दर्पण के रूप में किया जाता है। किसमें किया जाता है? वाहनों में पार्श्व दर्पण के रूप में, यानी पीछे देखने के लिए अपन लोग क्या करते हैं? उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। दूसरा इसका जो उपयोग आता है, जहां ब्लाइंड टर्न होते हैं। ब्लाइंड टर्न का मतलब होता है बेटा, एक रोड जा रही है और दूसरी ठीक उसके 90 डिग्री पर मुड़ रही है, उनको कहा जाता है अंधे मोड़। उन पर अक्सर एक्सीडेंट की घटनाएं होती हैं। इन घटनाओं को रोकने के लिए सामने कॉर्नर पर, जैसे ये मान के चलिए ये रोड इधर से जा रही है, एक रोड इधर से जा रही है, तो यहाँ सामने स्टैंड लगा होगा। इस कॉर्नर पर इस कॉर्नर पर उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्यों? उधर से आने वाले वाहन का प्रतिबिंब इधर वाले को दिख जाता है और इधर से जाने वाले वाहन का प्रतिबिंब उधर वाले को दिख जाता है, और ये पता चलता है कि सामने से वाहन आ रहा है, तो जो दुर्घटना होनी होती है उससे बचा जा सकता है, ठीक है ना। उत्तल दर्पण का उपयोग परावर्ती प्रकार के दूरदर्शी हैं, उनमें से जो कैसग्रेन दूरदर्शी आता है, कैसग्रेन दूरदर्शी है वो परावर्ती प्रकार का है। एक न्यूटोनियन और है, तो न्यूटोनियन में उपयोग करते हैं अवतल दर्पण और समतल दर्पण का, और कैसग्रेन में उपयोग करते हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का, ठीक है ना। इसके बाद समतल दर्पण का उपयोग हम लोग अपने रोज दृश्य को देखने के लिए करते हैं, अपना चेहरा देखने के लिए करते हैं, ये सब समतल दर्पणों के लिए है, ठीक है ना। अवतल दर्पण में आपने देखा था कि अवतल दर्पण में जो आभासी प्रतिबिंब बनता है वो सदैव कहाँ बनता है? वस्तु से बड़ा बनता है। तो इस दर्पण के इस गुण के कारण इसका उपयोग, मैंने उस दिन भी बोला था, आज फिर बोल देता हूँ, मेकअप मिरर और सेविंग मिरर। सेविंग मिरर माने हजामत मिरर के रूप में, हजामत दर्पण के रूप में किया जाता है, ठीक है ना। अवतल दर्पण का जो उपयोग है वो वाहनों की हेडलाइट में परावर्तक के रूप में किया जाता है। वाहनों में हेडलाइट पर जो पोलराइड लगे होते हैं उसके अंदर एक प्लेट सी लगी होती है। टॉर्च देखी है ना अपन ने, टॉर्च में वो कौन सा दर्पण लगा रहता है? अवतल दर्पण है। अब भाई परवलयाकार दर्पण है, तो मैंने उसको उस दिन आपको बताया था, लेकिन कहेंगे तो हम उसको अवतल दर्पण ही, ठीक है ना। यानी अब मैं कह दूंगी परवलयाकार अवतल दर्पण, भाई जो परवलयाकार दर्पण है वो भी तो अवतल दर्पण ही है, ठीक है ना, समझ रहे हैं। यानी अवतल दर्पण का उपयोग वाहनों के हेडलाइट में परावर्तक के रूप में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग जो सौर कुकर होते हैं उनमें भी किया जाता है, परावर्तित किरणें भेजने के लिए, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद बेटा अवतल दर्पण का उपयोग दंत चिकित्सकों द्वारा, डेंटिस्ट के द्वारा भी किया जाता है, ठीक। केंद्रीय भाग में कटे हुए अवतल दर्पण का उपयोग नेत्र चिकित्सक द्वारा अपनी आंख की पुतली में जो लाइट भेजी जाती है वो यहाँ बांध लेते हैं, बीच में कटा रहता है, सामने से लाइट पड़ती है, वो परावर्तित लाइट फिर पीपल में डाली जाती है, आंख के पीपल में जाती है। उस आंख के पीपल में जो लाइट जाती है तो बीच में दर्पण कटा हुआ है, तो पीपल का अंदर का भाग भी दिख जाता है, ठीक है ना। गले में अगर लाइट भेजनी है, आप लोगों ने देखा है कभी कभी डॉक्टर्स टॉर्च लगा के अपने गले को देखते हैं, तो टॉर्च में क्या लगा हुआ है? वही परवलयाकार दर्पण लगा हुआ है, ठीक है ना, समझ रहे हैं, ठीक। अगला पॉइंट आता है, परवलयाकार दर्पण का उपयोग सर्च लाइटों में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? सर्च लाइटों में। जो सर्च लाइट होती हैं गाड़ियों पर लगी हुई, देखती पुलिस की गाड़ी पर लाइट लगी होती है, वो घूमती है, काफ़ी दूर तक जाती है, तो मैंने आपको उस दिन भी बताया था, वो परवलयाकार दर्पण होता है। उससे क्या मिलता है? समतल तरंगाग्र मिलता है, और समतल तरंगाग्र मिलता है तो वो ज़्यादा दूर तक लाइट पहुंच जाती है। इतना इन दर्पणों में
आता है। ठीक, एक कल मैंने आपको उत्तल दर्पण का जो प्रतिबिंब बनाया था उसमें वस्तु अनंत पर रखी हुई थी, तो मैंने दोनों किरणें मुख्य अक्ष के समांतर ले ली थी और आपको बता दिया था कि बिंदु प्रतिबिंब बनता है। लेकिन जब मैंने आपको अवतल दर्पण पढ़ाया था उस दिन की तरह अगर अपन बना के देखते हैं तो वो प्रतिबिंब भी हमारा कहाँ बनेगा बेटा, फोकस पर ही बनेगा। उसमें क्या करेंगे, हम दो किरणें लेंगे, वो मुख्य अक्ष के समांतर नहीं ले रहे, लेकिन वो किरणें अनंत से आ रही हैं तो कैसी होंगी बेटा, आपस में समांतर होंगी। आप ऐसे देख सकते हैं, ये उत्तल दर्पण है, ठीक है ना। अभी मैं इसको प्रिंट कर देता हूं और ये पॉलिश कर दिया मैंने इस पर पीछे से। यहाँ इसका P होगा, यहाँ इसका C होगा और यहाँ होगा बेटा F, देख रहा होगा, ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा था आपसे कि जो प्रकाशीय किरणें हैं वो मुख्य अक्ष के समांतर नहीं लेंगे, हम मुख्य अक्ष के साथ किसी कोण पर लेंगे, लेकिन दोनों कैसी होंगी, आपस में समांतर होंगी। इसके लिए क्या करना है बेटा, आप लोग एक प्रकाश की किरण तो ले लें C की सीध में। कहाँ ले लें, C की सीध में, जो अपना C है उसी सीध में ले लें। यहां डालते हैं C, ठीक। तो ये क्या है, C की सीध में आ रही है तो परावर्तन के बाद बेटा C पर ही वापस लौट जाती है। देख रहे होंगे क्यों, यहां अगर हम बिंदु M डालते हैं तो ये क्या होगा, CM क्या होगा, अभिलंब होगा। अभिलंब पाने वाली प्रकाश की किरण कहाँ चली जाएगी, अभिलंब पर ही वापस चली जाएगी। ओके, और दूसरी लेते हैं बेटा, वो ले लेते हैं हम फोकस की सीध में। दूसरी कहाँ ले लेते हैं, फोकस की सीध में ले लेते हैं, ठीक है ना। जो हमारा फोकस है उसकी सीध में ले लेते हैं। ऐसे करके अब ये फोकस की सीध में आ रही है तो बेटा परावर्तन के बाद कहाँ जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। क्यों, क्योंकि जब मुख्य अक्ष के समांतर आती तो परावर्तन के बाद फोकस की ओर मिलती हुई प्रतीत होती, ठीक है ना। तो ये वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद कहाँ चली जाती है बेटा, ये किरण नंबर 1 है और ये किरण नंबर 2 है। आप देखेंगे पीछे बढ़ाने पर ये किरण आपको यहां काटती हुई प्रतीत होगी। एक मिनट, फोकस पर, और आपको ये दिख जाएगा कि ये जो प्रतिबिंब बनना है बेटा वो हमारा फोकस पर बनना है। इसको यहां दिखा दीजिए, उधर क्यों जा रही है। ये हमारा C है, यहां लिखेंगे हम C, और ये किरण यहां काटेगी तो ये यहां प्रतिबिंब बनेगा और ये प्रतिबिंब बनेगा बेटा वो फोकस पर बनेगा, और वस्तु की तुलना में कैसा होगा, वो छोटा होगा, ठीक है ना, वस्तु की तुलना में छोटा। और ये हमारा पॉइंट है वो वक्रता केंद्र C का है। तो आप ये देखें कि जो प्रकाश की किरण 1 है वो कहाँ आ रही है, हमारी वक्रता केंद्र की सीध में, और परावर्तन के बाद अपने मार्ग पर लौट जाएगी। दूसरी आ रही है बेटा फोकस की सीध में, वो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अब वस्तु कैसी है बेटा, बहुत बड़ी होगी, उसका प्रतिबिंब कैसा बनाया गया, छोटा। अगर हम वस्तु का नाम ए बी रखते तो इसको हम कह देते ए डैश बी डैश। ये डायग्राम और बनता है, इसमें आपको दिख जाता है कि ये बेटा वस्तु का बहुत छोटा प्रतिबिंब बनाया गया, जबकि वस्तु कैसी थी, हमारी बहुत बड़ी थी। ठीक, इतना है इसमें। और एक प्रश्न और आता है कि जब कोई भी प्रकाश की किरण परावर्तित होती है तो उसकी तीव्रता, आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य में क्या अंतर आता है। तो अपन इतनी बात तो जानते हैं बेटा कि माध्यम बदलता नहीं है। ठीक, देखो सुनो, चाहे प्रकाश की किरण परावर्तित हो चाहे अपवर्तित हो, उसकी आवृत्ति में कोई अंतर नहीं आता है। तो आवृत्ति चेंज नहीं होगी, आवृत्ति जो है वही रहेगी। और v बराबर क्या होता है, न्यू लैम्डा, हम लोगों ने पढ़ा है। जब आवृत्ति नहीं बदलेगी और वेग भी नहीं बदलेगा तो तरंग दैर्ध्य का मान भी नहीं बदलेगा, ठीक है ना।
अब बात आती है कि तीव्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि प्रकाश की किरण की तीव्रता नहीं बदलती है, लेकिन आपतित प्रकाश होता है तो उसकी तीव्रता बदल जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें तरंगाग्र होते हैं। परावर्तित प्रकाश की तीव्रता थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि ज़्यादा क्षेत्र जो लाइट आती है वो ज़्यादा क्षेत्र से थोड़े कम क्षेत्र में जाती है। इतना आप जरूर सुनेंगे। तो यहाँ आपसे पूछा जाता है, तो आप यही, आपसे ये पूछा ही नहीं जाएगा तीव्रता में क्या अंतर है आपसे, तो दो बातें पूछी जाती हैं, तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति। तो आप क्या कहेंगे, आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। ध्यान रखो, चाहे आगे मैं अपवर्तन पढ़ाऊंगा, अपवर्तन हो चाहे परावर्तन हो, आवृत्ति नहीं बदलेगी और वेग एक समान रहते हैं आपतित कण और परावर्तित कण के। इसीलिए तरंग दैर्ध्य के मान में भी कोई अंतर नहीं आता है। इतनी बात समझ में आ रही है। अब आपको एक दो प्रश्न हैं, उनको मैं आपको बता देता हूं, ठीक है ना। सुनेंगे कौन से क्वेश्चन हैं। पहला एग्जाम्पल है, अपनी बुक में लिख रहे हैं, आप चाहो तो मैं लिख देता हूं। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी आती बेटा, 50 सेंटीमीटर है। तो उसकी फोकस दूरी बताइए। ज्ञात भी करवा सकता है, यहां लिख सकता है ज्ञात कीजिए। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। हल कैसे करेंगे इसको बेटा, R = 50 सेंटीमीटर। अब प्लस का लिखेंगे माइनस का, क्योंकि आपने चिन्ह प्रॉपर्टी पढ़ी है। आप 10th में नहीं पढ़ रहे हैं, 12th में पढ़ रहे हैं, इसीलिए आपको माइनस का ही लिखना पड़ेगा। आप कहें सर हमने बुक में तो उदाहरण देखा था उसमें प्लस का लिखा हुआ है, फिर आप उसी हिसाब से नंबर ले लेना, लेकिन पूरे नंबर चाहिए तो आपको बेटा माइनस लगाना पड़ेगा। याद क्या करना है, F करना है। आप लिख देंगे हम जानते हैं, क्या जानते हैं, गोलीय दर्पण के लिए F = R/2। आप वैल्यू रख देंगे। अब इतना कोई कठिन तो है नहीं है जो कि आपको बार बार बताना पड़ेगा। F = आ जाएगा बेटा -25 सेंटीमीटर, यानी जो फोकस दूरी निकल के आ जाएगी वो हमारी 25 सेंटीमीटर आ जाएगी। माइनस की लिखनी है, वहाँ पर आपको जरूर लिखा हुआ, लेकिन वहाँ लिखा था अवतल दर्पण, यानी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी आ रही थी, 50 सेंटीमीटर। तो आपको माइनस चिन्ह लगा के लिखना है। बुक में आप उदाहरण देखेंगे तो प्लस से लिखा हुआ है, फिर आप मुझसे ये न कहें कि हम प्लस से ही लिखेंगे। मैंने क्या कहा आपको, ये तो एग्जामिनर के अपने विवेक पर डिपेंड करता है। नंबर उनकी इच्छा आएगी दे देंगे, नहीं आएगी तो नहीं देंगे, लेकिन अगर आप ऐसे लिख के आएंगे तो वो नंबर देंगे। सुन रहे हैं, इतनी सी बात है। दूसरा, आपको एक प्रश्न ऐसे और बोल देते हैं, आप सुनेंगे और उसको लिख लेंगे जब आप हल करेंगे। मैं बोलता हूं, सुनना आपको है, ठीक। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने F कितना दे रखा है, -20 सेंटीमीटर। दर्पण के ध्रुव से 15 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु उपस्थित है। इसका मतलब ये हो गया U, सामने उपस्थित है ना वस्तु, तो माइनस का 15 लिखना पड़ेगा। दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति से मतलब B निकालना है, कॉमा प्रकृति का मतलब ये बताना है कि आभासी है कि वास्तविक है, और आवर्धन ज्ञात कीजिए, यानी B निकालना है, प्रकृति निकालनी है तो M बताना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बताया है आपको कई बार, M का मान धनात्मक आता है तो बनने वाला प्रतिबिंब होता है बेटा आभासी, और M का मान ऋणात्मक आता है तो बनने वाला प्रतिबिंब होता है वास्तविक, ठीक है ना। तो आप देखेंगे सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, V। आप लिखेंगे हम जानते हैं, दर्पण समीकरण 1/F = 1/B -1/F = 1/B + 1/U दर्पण के लिए,
वैल्यू लगाएंगे आप 1/-20 इज इक्वल टू 1/b। मैंने कल क्या बताया था आपको, जिन राशि यानी जिस राशि के मान को निकालना होता है उसे हम बिना चिन्ह के उपयोग करते हैं। प्लस u की वैल्यू आ जाएगी -15, v निकालना है, इसको इधर ट्रांसफर कर लो, ये आ जाएगा बेटा -20, ये माइनस का इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा 1/15। एलसीएम लेंगे आप, कितना हो जाएगा 60 लिख दें, -3 + 4। अब ये सॉल्यूशन तो आप जानते होंगे, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ये 1/60 आ जाएगा 1/v। तो बेटा v = आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। अब दर्पण की कितना, ये किसका आ रहा है, प्लस का। अब निश्चित रूप से मान लो प्लस का आ रहा है, इसका मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के पीछे बनेगा। अब आप वहां जरा दिमाग लगाओ थोड़ा सा, मैंने कहा था न्यूमेरिकल में उपयोग आएगा। अब तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है 20, इसका मतलब F और P के बीच की दूरी 20 हो गई, लेकिन वस्तु कहाँ रखी है, ध्रुव से 15 पर, तो कंफर्म हो गया कि F और P के बीच में लाई करेगी। आप अगर यहाँ डायग्राम बना करके सोचना चाहते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल में डायग्राम बना के थोड़ी आना है आपको, मैं तो केवल एक आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए बता रहा हूँ कि F और P ये है। अगर F से लेके P की दूरी ये 20 सेंटीमीटर है, तो जरा देखो ये वस्तु कहीं यहीं तो रखी होगी, और जब वस्तु यहाँ ए बी रखी है तो इसका मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे, और वो निकल के आ गया। ठीक, अब कैसा बनेगा, वैसे मैंने आपको बता दिया है कि प्रतिबिंब जब दर्पण के पीछे बनता है तो कैसा होता है, आभासी होता है। लेकिन मैं क्यों रटा हूँ, मैंने तो आपको एक बात बताई है कि एम निकालेंगे। ठीक, तो स्थिति आ गई कितना, दर्पण के ध्रुव से 60 सेंटीमीटर पीछे की ओर एम निकालेंगे। एम बराबर क्या होगा बेटा, -b/u से। एम बराबर माइनस ये कितनी वैल्यू लगाएंगे आप, v की वैल्यू लगाएंगे +60 और u की वैल्यू लगाएंगे बेटा -15। माइनस से माइनस कटेगा, m बराबर आ जाएगा 4, किसका, प्लस का। प्लस चिन्ह ये बताता है कि बनने वाला प्रतिबिंब होगा वो आभासी होगा, क्योंकि m का मान धनात्मक है तो बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होता है। इतनी बात समझ में आ रही है। अब 4 है, इसका मतलब है कि बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो वस्तु की तुलना में 4 गुना प्राप्त होगा। इतनी बात समझ में आती है ना सभी को, आप सुन रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे कि जो वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है वो वस्तु की तुलना में कितने गुना बन रहा है बेटा, 4 गुना बन रहा है। ठीक, इतना सही है। और इसके साथ में आपको अगले वीडियो में न्यूमेरिकल करा देंगे 2-3 जो, अच्छा चलो एक क्वेश्चन और है उसको और करा देते हैं। आप लोगों को कहीं क्वेश्चन मिलता है कि 2 समतल दर्पण एक दूसरे के साथ थीटा कोण पर झुके हुए हैं, उसको और बता देते हैं यहाँ पर नोट। यानी 2 समतल दर्पण हैं वो एक दूसरे के साथ कितने कोण पर झुके हुए हैं, थीटा कोण पर झुके हुए हैं, तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या पूछी जाती है आपसे, उस वाले क्वेश्चन को और बता देते हैं, आप उसको नोट में लिख लेंगे बेटा। ठीक है ना, चलिए कैसे रखे हुए हैं इनको देखो। ये 2 समतल दर्पण है, ये मैंने पॉलिश कर दी इन पर। ठीक है ना, क्या कर दी, पॉलिश। ये M1 है और ये वाला M2 है, इनके मध्य का ये कोण थीटा है। तो हमसे ये पूछा जाता है कि 2 समतल दर्पण एक दूसरे के साथ थीटा कोण पर झुके हुए हैं, तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, ये देख बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या के लिए सूत्र आता है बेटा n = 360/θ - 1। कब, यहां देखना है कि 360/θ की वैल्यू सम है तब, यानी कब, जब 360/θ सम है। सम जानते हो ना, सम और विषम, ऑड और इवन, इतना तो जानते हैं सभी। ठीक, यानी 360/θ की वैल्यू सम है। जैसे मैं ये कह दूं
कि दो समतल दर्पण एक दूसरे के साथ 90 डिग्री कोण पर झुके हुए हैं तो उनके द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेंगे, 360/90 करेंगे तो ये कितना निकल के आता है बेटा, 4। और 4 कैसी संख्या है, सम संख्या है, इवन नंबर है। तो आपको बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी मिलेगी, 360/90 माइनस के 1, कुल कितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे आपको, 3 दिखाई देंगे। सुन पा रहे हैं। अब आपके मन में ये कंफ्यूजन पैदा कर दिया मैंने कि सर जब 360/थीटा की वैल्यू विषम होगी जब क्या होगा, ये भी तो आएगा क्योंकि मैंने सम के लिए तो पढ़ा दिया। जब बेटा विषम होगी तो मैं आपको बताता हूं कि ये देखना पड़ेगा कि जो ये दोनों के बीच के कोण का समद्विभाजक है, यानी इस थीटा का जो भी समद्विभाजक है, समद्विभाजक कहाँ है, ये है देखो, तब हमको ये देखना पड़ेगा कि इन दोनों के बीच के कोण का जो ये समद्विभाजक है, समद्विभाजक, ये समद्विभाजक पर वस्तु रखी है कि इसके इधर रखी है कि इसके इधर रखी हुई है, जब हमको आपको ये देखना पड़ता है, ठीक है ना। यानी जब 360/थीटा की वैल्यू सम है जब तो कोई दिक्कत है ही नहीं है, जब तो ये सही लिखा हुआ है, n बराबर 360/थीटा माइनस के 1 है। लेकिन जब 360/थीटा की वैल्यू विषम है तो हमको ये देखना पड़ेगा कि ये यहाँ मध्य बिंदु पर रखा है कि मध्य बिंदु को छोड़ करके कहीं भी अन्य उपस्थित है। यानी अगर 360/थीटा की वैल्यू क्या है, विषम, और वस्तु रखी हुई है यहीं समद्विभाजक पर, ठीक है ना, तब तो बेटा सूत्र यही लगेगा, n बराबर 360/थीटा माइनस 1। और जब 360/थीटा की वैल्यू विषम है और वस्तु इन दोनों के कोण के इस समद्विभाजक को छोड़ करके कहीं अन्य उपस्थित है, यहाँ उपस्थित है या यहाँ उपस्थित है, तब बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या आती है 360/थीटा। कितनी आती है बेटा, 360/थीटा निकल करके आती है। तो आप लोगों ने ये देख लिया होगा, 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे कहीं भी पूछ सकता है, ज्यादातर यही पूछा जाता है, सम संख्या वाला। अब कई बार ऐसा भी होगा, अभी तो मान लो मैंने यहाँ लिख दिया था कि 4 आ गया, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपका जब 360/थीटा की वैल्यू है वो 360/थीटा का मान के चलो 3/6 आया, सॉरी 3.6, या कभी कभी आया 3.4। सर अब हम क्या करें, अरे भाई इसको अगले पूर्णांक में ले जाओ, उसके बाद देखो अगला पूर्णांक इसके लिए भी कितना आएगा, 4, इसके लिए भी कितना आएगा, 4। तो 4 क्या है, सम संख्या, तो इसका मतलब उसमें से 1 घटा देंगे। इतनी बात सही है। जितना मैंने दर्पणों में पढ़ा दिया है, इनसे संबंधित जो भी प्रश्न कराने लायक मिलते हैं, है ना, बाकी के तो आप लोगों को कर ही लेंगे। जो आप किताब है अपनी किताब के प्रश्न हल कर लें, दर्पणों से संबंधित जो प्रश्न आपसे नहीं आएंगे, ठीक, वो मैं आपको अगले वीडियो में करवा देंगे। इस वीडियो में आपको इतना ही बताते हैं। धन्यवाद।